सर कंटेंट से मेरे को अभी आजकल कंटेंट में ही देखे तो बहुत सबकी फीड में एक ही तरह की रील आ रही है कि चाइना पागल हो गया है और वो प्रोडक्ट्स वैसे बना रहा है। तो वो वाली रील आई आपकी फीड में एक्सपोजिंग वाली? हमने भी वो उसके ऊपर डाला था कि 28 लाख का बैग था, चाइना वालों ने उसको बताया कि देखो ये तो 28,000 का भी नहीं बनता, लेकिन इसमें ब्रांड का टैग लगा और ये महंगा हो गया। बट क्या ये नई बात है क्या? कोई आज नई बात जितनी भी कंपनी है वो केवल उस टैग को लगाने का, आज इस फोन पर ये जो निशान बना है ना, इसको हटा दो, शायद इस फोन को कोई भी चाइनीज फोन हो जाएगा और खरीदने से पहले 10 सवाल कर लेगा। सही बात है। सही बात यह है सर कि वो चाइना द्वारा प्रमोटेड जो वीडियोस हैं वो उस मार्केट को जो टैरिफ के चलते बुरी तरह इंपैक्ट हुए हैं, उन लोगों को यह बताने के लिए डाला जा रहा है कि देखो आप लोगों को अमेरिका ब्रांड के नाम पर कितना ठगता है। लेकिन क्या वाकई में ये बात इतनी ही सही है जितनी वो लोग कर रहे हैं? इस पर एक पक्ष है, वो पक्ष ये है, ब्रांड बनने में ना सालों लगती हैं। सही बात। प्रोडक्ट बनने में हो सकता है कि कुछ महीने लगें, ब्रांड को बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। Correct. ना जाने कितने कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई ब्रांड बनता है। आज आप लोगों को इस तरह बैठा देखकर ना जाने कितने ही लोग अपने सोफे तलाश रहे होंगे कि यार ऐसे तो हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरह तक पहुंचने में भी कितने सैक्रिफाइसेस लगे हैं। आप लोगों ने कब कब अपनी चाहतों को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, सबके अपने अपने कुछ विजन्स होंगे, कुछ एस्पिरेशंस होंगी, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके इस ट्रायो को बना के आप लोग चल रहे हो। दैट मीन्स आज आपकी ये जो ब्रांड मेकिंग जर्नी है ना, इसकी जो कीमत है, इसको आप केवल सोफे और माइक और लाइट की कीमत से नहीं नाप सकते। सही बात। आजकल आप देख रहे हैं हर दूसरा आदमी पॉडकास्ट करने बैठ जा रहा है। उसे लग क्या रहा है कि खर्चा ये है, लेकिन खर्चा ये नहीं है। एग्जैक्टली चाइना जो दिखा रहा है कि खर्चा 28,000 में बन रहा है 28 लाख वाला बैग, नहीं, बैग का खर्चा नहीं है जनाब, उस टैग का खर्चा है। पर सर ये चीज यूएस को इम्पैक्ट कर रही है, या यूएस तो बिकॉज उन्होंने ऐसे रिएक्ट तो करा नहीं इस चीज पे, तो आपको क्या लगता है करेगा? थोड़ा सा नेगेटिव साउंड हो जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है, अंगूर खट्टे हैं बचपन में सुना था। 28 लाख का बैग मैं तो नहीं खरीदूंगा, तो मेरे लिए वो रील मुझे बहुत सूदिंग लग रही है। वाह कितना अमीरों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। सही बात है। लेकिन जो अमीर है ना, वो रील नहीं देखता बॉस, और जब वो रील नहीं देख रहा तो वो उसमें क्या इम्पैक्ट फर्क नहीं पड़ कर रहा है। तो सबको अपने अपने तरीके का पोषण मिल रहा मुझे है। लगता है अमीर को फर्क भी नहीं पड़ता ये बना कितने का होगा, वो पैसा ही उस चीज को जानते परखते उस स्टोर में जाकर अगर वो उठा के ला रहा है। अमीरी जो है ना, वो जरूरत से ऊपर लग्जरी में शिफ्ट हो जाती है, और लग्जरी का मतलब ही ये है कि मैं कितना ब्रांडेड हूं। अदरवाइज जरूरत तो सरकारें भी आजकल पूरी कर ही दे रही हैं ना, अनाज बांट करके, शेल्टर्स दे करके, सब कुछ तो दे रही हैं। लेकिन लोग अपने पूरी लाइफ में यही तो अपडेट कर रहे होते हैं कि मैंने कितनी लग्जरी अपने साथ ऐड की। लग्जरी की वैल्यू को वो अपनी सफलता मानता है। पर सर आप देख रहे हो वैसे जब से ये चीज़ें मुद्दा गर्म हुआ है, चाइना की एकदम से कंटेंट फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया की तरफ। कभी किसी उसकी रील आ रही है ब्रोकर की जो सामान भिजवा देगा, कभी वहाँ की ट्रेन्स की रील आ रही है, कभी वहाँ इंफ्रा की रील आ रही है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। तो यूएस क्योंकि वहाँ की कंपनी है इंस्टाग्राम, तो वो स्टॉप क्यों नहीं कर रहा है चाइनीज़ कंटेंट, क्योंकि वो तो सब कुछ ही मैनिपुलेट करता है। देखो, अगर ये दो क्वेश्चन है इसमें, और दोनों के आंसर थोड़े डिटेल हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि चाइना इस तरह का कंटेंट इन्फ्यूज़ कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। दोनों का आंसर पहले देते हैं, फिर इंस्टा पर चलेंगे। तो पहला, कंटेंट इन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है, तो ये तो सबको पता है कि जिस तरह से उस पर टैरिफ लगा है, उसका माल खरीदने के लिए उसे प्रमोशन करवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, मेरा कोर्स निकला तो मुझे कोर्स के प्रमोशन के लिए 4 और वीडियो बनाने पड़े। मुझे भी हो सकता है कि लोगों तक काम पहुंचाने के लिए 2-4 लोगों से बोलना पड़ा कि यार देख देना इसको। तो इसका मतलब प्रमोशन इटसेल्फ अपनी एक वैल्यू रखता है। इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं अपनी बाजार की भाषा में। अब दूसरा आता है, चाइना को ये सब इंडिया में क्यों करना पड़ रहा है। इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है, पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार अगर हम पीपीपी मॉडल पर चलते हैं तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जो हम सबसे ज़्यादा सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसे में हमारे जैसे बाजार को सस्ते माल का अगर नाम दे दोगे तो हम तो खरीदार बन जाएंगे। चाइना को ये पता है कि अमेरिका को 245% टैरिफ देने से अच्छा है इंडिया को 10% कम पर माल बेच दो। इंडिया वाले क्या करेंगे, इंडिया वाले अपनी दुकान बंद करके चाइनीज़ माल को बढ़िया से कंज्यूम करेंगे और अपनी ब्रांडिंग करके इसको अमेरिका को बेच देंगे। तो रीराउटिंग ये हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, सर ये भी बहुत पहले से होती आ रही है वैसे। अरे भाई,
रशिया ने जब हमारे साथ तेल का डील किया था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया तेल के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया था। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था। यूएस और यूरोप ने रशिया से तेल और गैस मंगवाने पर पाबंदी लगवाई, इंडिया ने तेल गैस अपने यहाँ मंगवा लिया, तेल मंगवा लिया, और यहाँ से हम यूरोप के एक्सपोर्टर हो गए। तो आप देखेंगे कि हमने रीराउटिंग कर दी। चाइना उस रूट को बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया को सस्ता माल टिकाओ या अपना भी बंद कर देंगे और ये यहाँ से खरीद के वहाँ बेच देंगे। इंडिया ने मिडिल मैन की जर्नी बहुत अच्छे से फॉलो की है। कोरोना का टाइम अगर आपको याद हो तो कोरोना के टाइम पे इंडिया ने दवाओं के मामले में वर्ल्ड के अंदर बड़ी इमेज क्रिएट की थी कि हम बढ़िया दवाएं बना रहे हैं। दवा बनाने में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जिसको एपीआई कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब हमारी दवा के अंदर जो मसाले डल रहे हैं ना, जिनसे कोर में वो बनकर आ रहा है, तो उस एपीआई को बनाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एपीआई का, और हम दुनिया के अंदर जेनरिक दवाओं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो हम मसाला मंगाते हैं चाइना से, यहाँ दवाओं को पैक करते हैं पैकेजेस में, बढ़िया प्राइसेस के साथ उन्हें बेच देते हैं। तो इंडिया चाइना से इस तरह से रीराउटिंग करके पहले से भी माल बेच रहा है। और जेनेरिक के अंदर अभी जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैं फार्मा सेक्टर को फिलहाल के लिए बाहर रख रहा हूं। इस बात को सुनते ही 2 दिन में फार्मा के शेयर बहुत तेज चल गए थे। फार्मा को क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि इंडिया जेनेरिक दवाएं बहुत सस्ती और दुनिया को बहुत आसानी से उपलब्ध कराता है। लेकिन फिर ट्रंप को याद दिलाया गया, ऐसा करके आप फिर से चाइना की ही हेल्प कर रहे हो। तो 2 दिन बाद ट्रंप फिर आते हैं और फिर एक लाइन बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फार्मा पर मैं जल्दी ही सोचूंगा और बताऊंगा कि क्या करना है। फार्मा के शेयर धाड़ से नीचे आ गए। दैट मीन्स रीराउटिंग पाथ चाइना वालों को पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के केस में भी आप देखो, कोरोना टाइम पर आप लोगों ने और हमने सब ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ किए थे, चाहे फ़ोन्स हों चाहे लैपटॉप्स हों, भर भर के वो चाइनीज़ इंपोर्ट थे। लेकिन हमने क्या किया, उस चाइनीज़ इंपोर्टेड सामान से कुछ प्रोड्यूस करके अपने यहाँ काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खड़े कर लिए, चाहे एडटेक में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो। जी, इंडिया में चाइनीज़ गुड्स से रिप्रोड्यूस करके जो वैल्यूज़ क्रिएट की जा रही हैं, इंडिया इसलिए उसका कभी विरोध नहीं करता। इंडिया कहता है ठीक है, इंपोर्ट बिल ज़्यादा है लेकिन हम अपनी वैल्यू बढ़िया बना रहे हैं। करेक्ट। और सर जैसे ये भी बात बहुत ज़्यादा आती है सोशल मीडिया पे, रील्स पे, कि चाइना अपने ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, यूएस के नहीं करता, बहुत ज़्यादा उसमें मोनोपोली करी हुई है अपने उसमें। और इंडिया के लिए कहते हैं कि इंडिया बाहर के यूज़ कर रहा है, यूएस के भी कर रहा है, चाइनीज़ भी कर रहा है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, थोड़ा बताओ आप। मैंने इस पे हाल ही में एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था कि चाइना और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे। इवन चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था और 1990 तक हम लोगों की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। आज लेकिन चाइना हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी है। चाइना ने जो काम किया आज वो इंडियन गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है। जैसे मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में 3 सेक्टर होते हैं असल में। एक सेक्टर होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में है जिस चीज़ को आप हाथ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। सेकेंडरी में क्या होता है कि जैसे आपने एग्रीकल्चर से कोई चीज़ प्रोड्यूस की, अब उसी के अंदर जैसे चिप्स के लिए आपने आलू को फूड प्रोसेसिंग में डाल दिया, टमाटर को जैम में डाल दिया, सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर होता है कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया और फ़ोन करके पूछ रहे हो भाई साहब कैसा लगा। तो टर्शरी सेक्टर, जैसे आजकल जो अपन जिस सेक्टर में, दैट इज टर्शरी, हम प्रमोशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर सप्लाई को प्रभावित कर रहा है, प्रोडक्शन को जो होकर आया है उसको इंक्रीज कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है या सेल दे रहा है। तो इंडिया ने 1990 के बाद जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया था, तो हमने एक बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस बात पर कि हम सर्विस सेक्टर को बहुत बूम करेंगे। मतलब दुनिया वाले जिसको जो बनाना है बनाओ, हम अपने यहाँ के लोगों को बढ़िया हेल्प करना सिखाएंगे। और उसी हेल्प को आजकल अपन लोग बीपीओ बोलते हैं, कॉल सेंटर बोलते हैं और कंसल्टेंसी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर गुड़गांव, नोएडा के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं जो 1 by 1 के बेंच पे चल रहे हैं, 2 by 2 के बेंच पर चल रहे हैं, वो है क्या? हाँ सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। बन के सब यूएस से बोल रहे हैं लेकिन बैठे गुड़गांव में। इसमें से स्कैम का भी वो हो गया। सब चीज़ें बाईपास। देखो हर चीज़ में जो भी है ना, मतलब जो नोबल बनाने वाला था, नोबल पुरस्कार जिसके नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल, उसने टीएनटी बनाया इसलिए था कि माइंस को फोड़ेंगे, लेकिन लोगों ने लोगों को फोड़ दिया, है ना। तो जो बीपीओ है उसका उपयोग होने लगा था कि भाई सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करना है, लेकिन लोगों ने उसका उपयोग फर्जी कॉल में भी किया। एनीवे, तो चाइना ने क्या किया, वो उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा था और हम लोग सर्विस सेक्टर पे फोकस कर रहे थे। जब मोदी जी आए था, जब उन्होंने बोला ना मेक इन इंडिया पर जोर दो, तो ये मेक इन इंडिया था क्या असल में कि भाई यहाँ बनाओ,
क्योंकि पता है कि जब तक बनाओगे नहीं तो बेचोगे क्या, अपना माल बिकना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आप सबसे पूछूं कि आपका अपना प्रोडक्ट का नाम क्या है और आपसे पूछूं कि आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, दोनों में जो फील है ना उसको लेके देखो। प्रोडक्ट प्रमोट करके भी पैसे कमाते हो और प्रोडक्ट अपना बना के भी पैसे कमाते हो, लेकिन लेटर ऑन ज्यादा बड़ा कौन बन सकता है, अपना प्रोडक्ट बनाने वाला। और बोलो। बट सर एक इंस्टाग्राम वाला सवाल रह गया। हाँ इंस्टा, तो सर जैसे चाइनीज का तो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करते वहाँ के लोग, पर इंस्टा पे चाइनीज कंटेंट आ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है और यूएस रोक क्यों नहीं रहा इस एल्गोरिदम को? देखो यूएस को ना एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया में उसे केवल यूएस में नहीं चलना है, उसे पूरे वर्ल्ड में चलना है। उसका बाजार पूरी दुनिया है। अगर दुनिया में एक बार भी ये मैसेज चला गया कि ये अपना प्रोडक्ट ही प्रमोट करते हैं तो कोई भी इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा। आज अमेजॉन पे, अच्छा सोचो, आज आप यूट्यूब पर बैठकर यूट्यूब को ही गाली दे लो, वो कुछ नहीं करेगा सर डीमोनेटाइज कर दे। सर, यूट्यूब को गाली देने पे नहीं करता। अच्छा, यूएस को देने पे करता है वो यूएस को भी मत बोलो, आप ऐसा बोलो कि उनकी पॉलिसीज हैं कि आप किसी तरह से मानवता को गाली ना दे रहे हैं। सर जैसे आपने परमवीर का नाम लिया था ना, तो उन्हीं की वीडियो थी जिसमें हम न्यूयॉर्क की डर्टी साइड को एक्सपोज कर रहे थे, तो वीडियो हो गई वो, और परमवीर के पूरे यूएस टूर की वीडियो उन्होंने डिमोनेटाइज कर दी थी। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मेरा तो पाकिस्तान का हर दूसरा वीडियो डिमोनेटाइज होता है। पाकिस्तान का भी बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं ना देश में, तो वो लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट मार देते हैं। ठीक है, अमेरिका के केस में भी यही होता है। अमेरिका अपने एक रिपोर्ट को भी बहुत सीरियसली लेता है। अब सोचो कि आप कंटेंट क्रिएटर इंडिया के हैं, इंडिया के यहाँ से होकर के आप यूएस का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक इंडियन ऐसा भी है जो वहाँ की सिटीजनशिप ले चुका है, लेकिन उसके रिश्तेदार अगर ये वीडियो देखेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो वहां बैठ के आपके वीडियो को रिपोर्ट मार दे रहा है। अच्छा, और उनका एक रिपोर्ट भी जनाधार है। सही बात। अरे यार यूएस से रिपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कुछ जरूर ऑफेंसिव है। उनके एल्गोरिदम में ये टाइम थोड़ी कि वो ये देख रहे हैं कि इतने हजारों कंटेंट क्रिएटर्स में से कौन यूएस को वो तो सर वीडियो भी डालते तो वहां पैसे भी ज्यादा ही मिलते हैं, हर चीज ज्यादा ही है उधर। उनके यहाँ ये होता है कि यूएस से कौन रिपोर्ट हुआ है। अरे यार फिर तो बड़ी बात है, यूएस वाले ऑफेंस फील कर गए तो बड़ी बात है। और वो कौन से भाई लोग हैं जो यहाँ से कभी डंकी रूट से कबूतर बन के गए थे, वहां पहुंचे, अब उनको अपने समाज में इज्जत चाहिए कि मैं तो न्यूयॉर्क के गलियों में ऐश करता हूं। उनके घर वाले ये वीडियो भेज रहे हैं, वो तो वाले गंदगी देख है। तेरा बेटा क्या करता है, तो वो वहां बैठकर रिपोर्ट कर, मैं तेरे को रिपोर्ट करता हूं। तो कहानी कुछ यूं है भाई। वैसे ये तो है, हर चीज हर जगह हो रही है, लेकिन बदनाम इंडिया को बहुत ज्यादा करा जाता है। जितनी डेमोक्रेसी होगी, जितना आपके पास बोलने की आज़ादी होगी, आप हर तरह का वक्तव्य रखने के लिए फ्री होंगे। इसलिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे रखा जाता है। आप जितना एजुकेटेड होंगे, आप खुद से तय करेंगे कि मुझे ये कंटेंट डालना है, ये कंटेंट नहीं डालना है। जैसे मैंने अभी आपसे आते ही क्या कहा, जब पॉर्न का विषय शुरू हुआ तो ये मेरा एजुकेशन ही था, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या, कि देखो ये कंटेंट उठ तो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली आप अगर इस बात को समझें कि ये क्यों नहीं डालना चाहिए, ये किससे समझ में आएगा, आपके एजुकेशन से समझ में आएगा। करेक्ट, मतलब ओपनली वैसे इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा, घर बैठ के सब कंज्यूम करेंगे, देखेंगे। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी, उस पर मैंने बकायदा खुद ने एक पॉडकास्ट किया, डॉक्टर्स को बुलाया, और OMG 2 थी अगर मैं सही हूं, जिसमें एक बच्चे के ऊपर अक्षय कुमार ने सेक्स एजुकेशन पे वीडियो था। मैंने प्रॉमिस किया था अपने सेशन में कि मैं आपको इस पर्टिकुलर विषय के लिए डॉक्टर्स बुलाऊंगा, तो मैंने बकायदा डॉक्टर्स बुलाए, 4 डॉक्टर्स बुलाए और उन सब बातों पर खुल के बातचीत की। तो अगर आपका कंटेंट वाकई में एजुकेशन देना है तो ये बुरी बात नहीं है, आप लिटरेसी दे रहे हैं, लोगों के मिथ दूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये किस मकसद से किया जा रहा है ये थोड़ा सा इंपैक्टफुल होता है कि कल को कोई ये मोटिवेट ना हो जाए कि हाँ भाई इसमें तो सब कुछ चलता है। सही बात है। सर जैसे अभी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, इसको भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हम मेक इन इंडिया बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे खास, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं। अभी वो रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई थी पीयूष गोयल वाली कि यार तुम क्या इंडिया में स्टार्टअप कर रहे हो, चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, उनको काम दे रहे हो और स्मॉल बिजनेसेस बंद करा रहे हो। और एस्ट्रोटॉक जैसे स्टार्टअप्स इंडिया में फेमस हो रहे हैं, वो डीप सीक बना रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है मेक इन इंडिया पे? इस पे ना मतलब बहुत वाइड टेक है, पक्ष और विपक्ष बताए बिना आप एक आंसर नहीं दे सकते। बीइंग ए टीचर मैं एक आंसर नहीं दे सकता। बट आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा कोई पर्सनल डिसअपॉइंटेड हो मेक इन इंडिया जैसी चीज? मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा इस प्रोसेस के अंदर हो चुका हूँ, बिकॉज बीइंग ए सिविल सर्वेंट हम लोगों की ये ट्रेनिंग होती है कि आपको इम्पार्शियल टू गवर्नमेंट होना है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए सलाह देनी है कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता था। आप अगर सही मायने में आपने सिविल सर्वेंट होते हुए एथिक्स पढ़ा है तो आप सीखेंगे कि यार नहीं, आपको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी बात मास को इस तरह प्रभावित ना कर दे कि सरकार के लिए वो चुनौती हो जाए। आप सोचें, मैं जिस समय कंटेंट क्रिएट करता था उस समय मेरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में एनडीए सरकार थी। मैं कंटेंट कैसे बनाऊं? लेकिन सक्सेसफुली कंटेंट बना, क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट होने से एक बात पता चली कि आपको कंटेंट में क्या ध्यान रखना होता है। एनीवे, अब आता है सवाल आपका कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर या मेक इन इंडिया को लेकर के। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट देता हूँ। इंडिया ने 2029 का टारगेट लिया हुआ है कि हम 50,000 CR का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस सेक्टर में। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013-14 में हमारा कुल डिफेंस इटसेल्फ प्रोडक्शन 364 करोड़ का था। आज हम लोग 1,61,000 करोड़ का डिफेंस में प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं, 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज का डेटा दे रहा हूं मैं आपको ये। आज इंडिया 1.5 लाख करोड़ का माल डिफेंस में खुद बनाकर 23,000 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। जहां हम नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमा रहे हैं। क्या ये मेक इन इंडिया जैसे विजन के बिना संभव था? अब दूसरी लाइन, एक लाइन जो बार बार पूछी जाती है कि ये ग्राउंड पे तो दिख नहीं रहा। असल में ये जितने भी इंपैक्ट हैं ये एक दिन में नहीं आते। अगर कभी नेहरू जी ने IITs बनाए थे तो IITs बनाने का इंपैक्ट सेम डे नहीं दिखा। आज लेकिन पूरा US या सिलिकॉन वैली IITian से भरकर बैठा है। तो IIT का इंपैक्ट, एजुकेशन का इंपैक्ट, पॉलिसीज का इंपैक्ट डे 1 में नहीं आता। ये बहुत दूर जाके असर डालती है। मैंने क्या कहा, 1990 में इंडिया का LPG रिफॉर्म और चाइना के द्वारा उस समय एजुकेशनल रिफॉर्म्स और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बल देना आज उन्हें 5 गुना आगे ले गया। उस समय कोई पूछता भाई आप ये क्या कर रहे हो? तो इंडिया क्यों बोलता है कि हम आने वाले, हमारा लक्ष्य है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे? कैसे समझ में आता है हमको ये बात? क्योंकि हमको पता है कि अब हमने राइट स्टेप उठा लिए हैं। अब आते हैं पीयूष गोयल जी वाली बात पे। निश्चित ही उनका बयान बहुत से लोगों को डीमोटिवेट किया कि जो कुछ नहीं कर रहे कम से कम उनको तो रोजगार दे दिया। आज गिग इकोनॉमी के नाम पर चाहे स्विगी जोमेटो चल रहे हैं, इन्होंने रोजगार तो दिया, नहीं तो ये सब लोग रील देख रहे थे। अब वहीं दूसरी तरफ आपकी तरफ से क्या सपोर्ट दिया गया, ये एक बड़ा सवाल बना कि सर आप मंत्री बने बैठे हैं, चाइना के अंदर एक इकोसिस्टम है, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एज ऑफ बिजनेस है, लोन्स हैं, आप क्या दे रहे हो? तो ये दोनों ही प्रश्न एक साथ आते हैं। जो लोग कर रहे हैं उन्हें आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए मंत्री महोदय कि आपने सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दे दी। हाँ, आपने मोमेंटम दिया, लेकिन उस मोमेंटम में एक बात यह भी थी कि 5 साल में स्टार्टअप को प्रूव भी करना है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। तो इजी प्रूव कहां से होता है? सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में तो सर आज आप प्रोडक्ट बनाएंगे, अगले साल मार्केट में जाएगा, तीसरे साल फीडबैक आएगा, तब तक तो आपकी कंपनी बंद हो लेगी और कोई फंडिंग भी नहीं देगा। मैंने अगेन वही कहा, ये ब्रांडिंग की खेल है। ब्रांड बनने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग पता चलता है कि बड़ा है। आज Xiaomi का मोबाइल है साहब, चाइनीज मोबाइल अपन यूज करते थे पहले। अपन क्या कहते थे, चल जाए तो गम नहीं और बंद हो जाए तो क्या नहीं, क्या क्या डायलॉग होते थे, है ना। लेकिन उन लोगों ने कंसिस्टेंटली इंडिया के बाजार में Xiaomi को 10-15 साल तक बेचा। आज आप देखो, उनका कोई भी मोबाइल आता है सेल के अंदर तुरंत खत्म हो जाता है। ब्रांडिंग टाइम लेती है, मैन्युफैक्चरिंग लंबा प्रोसेस है। उनके सर ब्रांड्स की भी, जैसे ओप्पो हो गया, वो काफी सारी फैक्ट्रीज इंडिया में भी उन्होंने खोल ली हैं। बनी ना सर, क्यों? क्योंकि होता ये था ना, पहले इंडिया को ये विश्वास था कि प्रोडक्ट एक दिन आएगा, अगले दिन नहीं आएगा। लेकिन जब उन्होंने कंसिस्टेंटली इस विजन को लिया कि 10 साल तक आप हमको देखते रहोगे, IPL देख रहे हो, चाहे आप टेस्ट मैच देख रहे हो, सब जगह आपको वही ब्रांड दिख रहा है, तो आपको यकीन हुआ ना कि ये प्रोडक्ट टिकने के लिए आया है, ये टोपी पहना के जाने वाला नहीं है। सर, जब ईज ऑफ बिजनेस की बात हो रही है तो आजकल इंडिया और दुबई का बहुत कंपैरिजन हो रहा है कि भाई दुबई शिफ्ट कर लो, कोई लोग अपने बिजनेसेस वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कई लोग वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो चीज़ सही है इंडियंस के लिए बाहर मूव आउट करना? यार देखो, या फिर वाकई में इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है? ये सच है। मैं दुबई कई बार जा चुका हूँ और केवल इस बात को ही जांचने गया हूँ। आपके सवाल का सही जवाब देने के लिए मैं राइट पर्सन बन के बैठा हूँ। इसीलिए पूछ लिया मैंने। मेरे मुंह पे लिखा होगा ना
कि लग तो शेख जैसे रहे हो, थोड़े ज्यादा मोटे हो गए हो। नहीं कि बिजनेस इतना तगड़ा चल रहा है, टैक्स बचाने की तो सोच ही होगी। तो मैं एक एक चीज पे खुल के बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है ना, दुबई की अगर आप तारीफ करें, दुबई बहुत खूबसूरत जगह बन चुकी है और लोग जा रहे हैं एंड ऑल। तो इंडिया में ना जाने कितने दुबई हैं, कितने दुबई हैं। मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव का जो अपना एरिया है ना, वो डीएलएफ साइबर अपने आप में एक दुबई है। बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, नोएडा, चाणक्यपुरी, ये सब अपने आप में एक दुबई है भाई। दुबई है कितना सा छोटू सा दुबई है। मतलब जब फ्लाइट में जाके देखते हो तो आपको शर्म आती है कि मैं इस जगह के लिए इतना प्रयास कर रहा था क्या। बट अब ये तो हुआ एक एस्पेक्ट कि इंडिया और दुबई का कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। हम लोग फार 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 आगे हैं, हर तरह से आगे हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने क्या किया, एक ऐसी कॉलोनी बनाई जिसके अंदर आपने कहा कि नियम राजा के चलेंगे। अब नियम में सबसे पहले प्रॉमिस क्या दे दी, सिक्योरिटी। आपके पास 2 पैसे हैं ना भाई साहब, तो चिंता होती है किसी कोई छीन ना ले जाए। नोएडा में आप लोग जेन सेट बाहर इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि डर ये भी है कि रात को पता चले उठ के। नोएडा में सर कुछ भी हो सकता है, किवाड़ी वाड़ भी उखाड़ के ले जाके। अंडरपास की सर, अंडरपास में टाइलें लगी थी वो तक। अरे हमारे ऐसे मतलब नहीं। तो ये जो आपके मन में भाव है ना, आपने जो कहा कि सर हम इसलिए नहीं रखते, वो रीजन दूसरा है सर। इसलिए आपने भी शायद छत पे रखा हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको वहां पर यह विश्वास दिलाया गया कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर दो, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, आप भी सेफ हैं। और इसका प्रयोग ऐसे होता है, मैं खुद भी करके देखा। मैं एक बार टैक्सी में था और मेरा बैग मैंने टैक्सी में ही छोड़ दिया और उसी में मेरा लैपटॉप और पासपोर्ट छूट गया। और हम सीधा होटल में अंदर घुसे और रात को घूमने निकल लिए। शाम 7-8 बजे के आसपास ये एंट्री किए थे। दोस्त को बोला हुआ था कि लगेज तू देख लेना, मैं नीचे ही इंतज़ार कर रहा था कि आ जाओ यार चलते हैं, यहीं से लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। हम निकल लिए। रात को जब 3-4 बजे हम लौट के वापस आए, मैंने चार्जिंग के लिए अपना लैपटॉप का बैग ढूंढा। मैंने कहा कहाँ है भाई, तो सब एक दूसरे का मुंह देखें कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वहाँ बैग नहीं था। अब टेंशन, आप सोचो कि इंडिया वाला फियर फैक्टर। ये मेरा फर्स्ट टाइम था दुबई का और पासपोर्ट जा चुका है। पासपोर्ट जा चुका है। ऐसे में आपकी हालत क्या हो सकती है, या आप इंडिया में अगर हो तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि सही बात हो गया। सर हमारे साथ सेम चीज दुबई रहकर भी होगी तो हम समझ सकते हैं आपके साथ क्या हुआ है। मैं समझ रहा हूँ भाई। मैं आता हूँ नीचे और इंटरेस्टिंगली उस दिन के बाद मुझे पता चला कि दुबई में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप रिसीप्ट लेके उतरो। अगर टैक्सी को पेमेंट कर रहे हो तो रिसीट ले लो, सो दैट आपके पास पता तो रहे कि आप कौन सी टैक्सी के नंबर में आप 5-7 टैक्सी बदलते हो। मैं होटल वाले के पास नीचे उतर के आया। मैंने कहा यार मेरे साथ ऐसा हो गया। बोले बिल्कुल पैनिक मत करो। कैमरा खोला, टाइम बताओ क्या था। मैंने कहा ये था। उसके कैमरे को जूम किया, कार नंबर निकाला, सीधा उन्होंने पुलिस को कॉल किया और कहा कि इस टैक्सी के अंदर इनका सामान रह गया है। पुलिस ने मेरी प्रेजेंस में 5 मिनट के अंदर मेरा कॉल टैक्सी वाले से कनेक्ट करा दिया। वो एक पाकिस्तानी था। अपना टेंशन हाई। मैं कहा अब तो नहीं आना। और गलती से इसने नाम खोज के गूगल कर लिया तो कत्ता ही नहीं आना। ठीक है, अब भाई टेंशन तो पूरी थी, लेकिन दुबई की पुलिस पर इतना ट्रस्ट विकसित हो गया था 5 मिनट में कि यार ये ड्राइवर से कनेक्ट करा दिए। तो वो ड्राइवर बोला कि सर मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लगेज आपका साथ में है, मैं आपका लगेज देने सुबह आऊँगा, तो आपको जो ट्रैवल में मेरा पैसा लगेगा वो देना है। मैंने कहा यार तू सामान ले आ, लैपटॉप बहुत महंगा है, उसमें पासपोर्ट भी है, मैं तेरे को पैसा दे दूँगा। वो इस लालच में कि पैसा देने पे यह हाँ कर दिया है, उसने पर्सनली खुद के नंबर से फिर कॉल किया मुझे और मुझे ऑफ़र किया कि सर अगर आप ज़्यादा अर्जेंसी में हैं तो इतना पैसा लूँगा और मैं आपका सामान ले आऊँ। पाकिस्तानी आदत से वहाँ पे भी लाचार था। तो मैंने कहा भाई तू आ जा, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। वो बंदा लाने के लिए वहाँ से निकला और मेरा बैग कुछ ही मिनटों के अंदर मुझे वापस दे गया। फिर मैंने स्टाफ से पूछा, होटल स्टाफ से, मैंने कहा यार ये कैसे किया तुम लोगों ने, मतलब ये कैसे हुआ। तो बोले सर इस टैक्सी की डिग्गी में भी कैमरा लगा है, आप जहाँ बैठते हो वहाँ भी कैमरा लगा है, 3 कैमरे इस टैक्सी में हैं, आपसे अगर कोई अभद्रता करेगा वो भी उनको पता चल रहा है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे आदमी को अगर आपने ये डे 1 पे ही एक्सपीरियंस दे दिया कि हम सिक्योर हैं, तो सेफ्टी तो भाई हर 2 पैसे कमाए हुए आदमी की पहली नीड है ना। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब सुरक्षा है। आज हम अपने देश में देखते हैं कि बड़े बड़े बाहुबली हों या फिर छोटे भैया नेता, सब अपने साथ एक बाउंसर लेके चलते हैं कि भाई मेरे को कोई थप्पड़ ना मार जाए, क्योंकि नेता यहाँ थप्पड़ खूब खाते हैं। ऐसे में अगर आपको ये फील वहाँ दिला दी जा रही है तो पहला तो आपके दिमाग में किक यही आ गया कि आप सेफ हो। सर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा रीजन है। चलो दुबई से अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, इंडियंस जा रहे हैं, टैक्स ऑल्सो, एंड जो रिटर्न वहाँ पे है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब इंडिया में भी है, चलो समझ में आता है, बट वहाँ पे क्विक है और ज़्यादा है।
कुछ नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। देखो अब इस बात को समझो आप, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है आप बार्गेनिंग पे वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उनने फिक्स कर दिया कि गोल्डन वीज़ा के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, वो 4.6 करोड़ का कुछ आसपास उनका दिरहम में बोलते हैं ना, 2 मिलियन दिरहम, 2 मिलियन दिरहम पे आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। अब वो गोल्डन वीज़ा के लिए 20 मिलियन दिरहम में ही आपको फ्लैट दिखाएंगे, उससे कम में है ही नहीं। अब बार्गेनिंग के नाम पर जब वो बार्गेनिंग करते हैं तो उनको पता है कि इसकी नीड क्या है, उन्होंने पूरी तरह से अपनी प्राइजेस को रेगुलेट किया हुआ है। जब वो आपको बार बार बोलते हैं ना सर 8% यहाँ पर रिटर्न है, 6% रिटर्न है, तो मैं उस पूरे मार्केट को घूम के आया हूँ। मैंने कहा ये रिटर्न अश्योर कैसे करते हो? बोले सर हम ही रेट बढ़ा देते हैं। जब बाजार आप अपने कंट्रोल से चला रहे हो तो वो ओपन बाजार कैसे हुआ? बाजार डिमांड और सप्लाई से कंट्रोल होता है। अगर सप्लाईज आपकी इतनी बढ़ गई फिर भी आप प्राइजेस को बढ़ा के चल रहे हो, इसका मतलब कहीं फटोगे जाके। आज दुबई में आप देखो, जहां देख रहे हो वहां हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, हर दूसरा आदमी वहां दलाली कर रहा है। इंडियंस जिनको पार्ट टाइम नौकरी करनी है वो अपनों को यहाँ फ्लैट बेच दे रहे हैं। एक कंपनी है डैन्यूब करके, उसने तो पूरा बॉलीवुड नचा दिया वहां। अरे सर वो तो हर पॉडकास्टर के पास पहुंच गया। ये कंपनी तो इंडिया में बहुत फेमस है, डैन्यूब, सबको पता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। और उसका वो जो मालिक है भाई साहब, उसको बचपन में मुझे लगता है बॉलीवुड का कोई क्रश व्रश रहा होगा। आज आए दिन पूरे टाइम छाया रहता है। तो कुल मिलाकर उसको पता चल गया कि इंडिया को सपने बेचे जाते हैं और सपनों के लिए सेफ जगह यहाँ पे है। बस वो सेफ्टी फीचर दिखा के, दुबई के 4 चश्मे दिखा के उसको बेच रहा है। कुल मिलाकर के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई जाना है तो ये एक अपने आप में किसी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बाकी हम लोगों ने हर तरह से कैलकुलेट किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप एनआरआई बन जाते हो तो बात अलग है, अदरवाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा फीचर नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह पर निवेश करके, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मैं कोरोना काल में एक प्रॉपर्टी लिया था, कोरोना के बाद में उसके दाम बहुत अच्छे मिले मुझे। बट सर ये होता है ना कि कैसे कहा जाता है व्हेन यू आर सेट एंड डन विद इन्वेस्टिंग इन योर ओन कंट्री, तो सेकंड कंट्री फिर कहीं ना कहीं तो अगर बंदा सोचता है तो फिर वो बाहर जाता ही है। मतलब अगर तुम यहाँ सेटिस्फाई हो गए हो। जो इंडिया से लोग जा रहे हैं ना, मैं बताता हूँ, जो यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ा फीचर है वो ये कि वो इंडिया से 200 कितना दिन है वो 240 था पहले, तो अब 301 305 कुछ कर दिया है। 365 में से 240 दिन आपको देश से बाहर रहना है। अगर आप एनआरआई हो जाते हो तब आप अपनी उस अर्निंग पर भारत सरकार को टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो। तो ऐसे में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स, इवन फिन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ये जो क्रिप्टो वगैरह का काम कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी का जो फॉरेक्स का, वो वहीं से काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार को टैक्स के लिए लायबल नहीं है, प्लस वहाँ बढ़िया जो सेविंग्स आ रही हैं उस पर टैक्स नहीं है। तो उस तरीके से वो जगह बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से कई टाइम्स ज़्यादा है। आप यहाँ पर जितना बड़ा घर ओन कर रहे हो या इसका अगर इतने बड़े का रेंट मानकर चलो, वहाँ पर कम से कम 3 और 4 टाइम्स तो इजीली हो। वहाँ का हेल्थ केयर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर। फैसिलिटीज़ बहुत महंगी हैं, मतलब उस तरह से अगर आप कंपेयर करते